As you all know, this is our 17th lecture under the ZNU Students for Change lecture series, that is for CUET free coaching. And today our public administration class would be taken by Richa. Basically, I would request Richa to first give her a small introduction and then she could start. Okay, so Richa, I hand over class to you. All the best. Let's go. Thank you, Sachin. Okay, so hi everyone. I am Richa and today we'll be covering our public administration section. Okay. So shall we start or we should wait for some more people to join in? How many people are there? प्लीज बी थोड़ा सा रिस्पॉन्स देते रहिए ना, थोड़ा सा एक्टिवेट, ताकि पढ़ाने वाले को पता चलता रहे कि यू आर देयर और नॉट. सो व्हेन शी हैड आस्क्ड शुड वी स्टार्ट और नॉट, शी इज एक्सपेक्टिंग यू टू से यस और नो ना, समथिंग. I think Ayush is not here. He is the most active student of us. Yes, I think we can. यहीं पे हूँ भैया. हाँ, तुम्हारे बिना से हमें वो नहीं लगता, तुम बोलते रहते हो ना बीच में से. बाकी लोग तो एकदम चुप मौन धारण करके आता है. ठीक है. ओके देन, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो आई वांटेड टू टेल कि देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल सेक्शंस. ठीक है, तो इसमें मतलब कुछ आपको इतना थ्योरेटिकल समझना नहीं है, बहुत कुछ दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, बस जो है फैक्ट्स उसको लर्न करो और बस बहुत इजी सेक्शन है. मतलब मुझे तो ये सबसे इजी लगता है, बट व्हाट हैपेंस इज कि इट इज नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस, है ना. तो मेनी पीपल इन आवर टाइम आल्सो लेफ्ट दिस सेक्शन ओनली, तो वो बहुत उनके लिए लॉस हो जाता है. तो इतना इजी सेक्शन है, इसको बस आप 1-2 दिन का टाइम देंगे और आराम से कवर हो जाएगा. ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप लोग ने कुछ पढ़ा है इसके पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या एकदम ये न्यू है आपके लिए, लाइक कॉलेज में या अभी प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ पढ़ा है? बस प्रिपरेशन के टाइम में थोड़ा करा है, बाकी हमारे लिए तो न्यू है क्योंकि आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड. ओके ओके. लाइक दीदी थोड़ा बहुत पढ़ा है, जैसे होता है ना कि ये वुड्रो विल्सन जो है वो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है. 14 प्रिंसिपल स्पीच दिया था उन्होंने, और उसके बाद जो है उसके बाद जो भी थोड़े बहुत मतलब थिंकर है और बाकी जो उनकी थ्योरी है, जैसे हर्बर्ट साइमन हुए, फ्रेडरिक रिक्स हुए, मैक्स वेबर हुए, तो इन लोगों का थोड़ा बहुत थ्योरी वोरी पढ़ रखा है. बाकी ज्यादा कुछ मतलब डीप नहीं पढ़ा है. जैसे उर्विक और गुलिक हुए, उनका पोस्ट कॉर्ब हो गया. तो ये सब थोड़ा बहुत मतलब एक होता है ना बेस का थोड़ा बहुत जानना, नॉलेज रखना, वो है. मेनली आपको यही करना है कि बेस की ही नॉलेज लेनी है, बस सारे थिंकर्स को मतलब जस्ट बी अवेयर विद द फैक्ट्स, बी अवेयर विद द नेम्स. मतलब कि जो है उसका बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको हर चीज का मीनिंग पता होना इतनी जरूरत नहीं है अभी आपको एंट्रेंस के लिए. ठीक है, ऊपर से भी पता होगा तो काम चल जाएगा. तो टुडे विल डू द सेम थिंग कि जितने भी थिंकर्स हैं उनको हम जल्दी जल्दी कवर करते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे थिंकर्स हैं और टाइम हमारे पास इतना है नहीं. ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम सबका इम्पोर्टेंट जो उनके ठीक है बातें हैं वो कवर कर लेंगे. तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो नॉर्मली लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप लोग क्या समझते हैं उससे, इफ एनीबडी कैन टेल? आयुष. दीदी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जो मतलब लोगों को मतलब एक तरीके से लोगों के प्रशासन के लिए काम करे. मतलब प्रशासन का वह काम जो मतलब लोगों के लिए हो. जैसे कि अब उसके अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हो जाते हैं. जैसे प्रशासन में ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं जो मेन होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल आ जाते हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स और ये सब जो होते हैं एग्जीक्यूटिव, ये सारी चीजें होती हैं. बिल्कुल सही है. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्मली आप टर्म को स्प्लिट करेंगे तो पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन निकलता है. पब्लिक नॉर्मल पब्लिक का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट कैसे गवर्न कर रही है, लॉ मेकिंग, रूल मेकिंग, सब इसमें आ जाएगा. ठीक है, कैसे उसको इम्प्लीमेंटेशन हो रही है पॉलिसीज की, ये सारी चीजें कि कैसे नॉर्मल पब्लिक गवर्न हो रही है, ये आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगी. तो इसी को आज हम पढ़ेंगे. तो नॉर्मल कुछ डेफिनेशंस हैं जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की. जैसे डॉइट वोल्डो कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. स्टेट
जो भी काम कर रही है अपनी जनता के लिए, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रही है या क्या कैसे एडमिनिस्टर कर रही है अपनी जनता को, तो वही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और ऐसी कई सारी डेफिनेशंस दी गई है, तो आई वुड से कि आप एक बार सारी डेफिनेशंस जो इम्पोर्टेंट हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, क्योंकि कई बार ऐसे डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं कि हु हैज गिवन दिस डेफिनेशन, तो मतलब अच्छा होगा अगर आप जानेंगे उन सबको। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम लोग कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन कैसे इमर्ज हुआ। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल साइंस से हट के ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन कैसे आया। तो इसके आने में एवोल्यूशन में इसके 5 फेजेस हैं। तो फर्स्ट फेज है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, जो कि 1887 से 1926 तक रहा है। तो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी में क्या है कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग किया गया कि पॉलिटिक्स से अलग है, ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारा पॉलिटिक्स से अलग होता है। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में ऐसी ही बातें चली कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये तो पॉलिटिक्स ही है, जो पॉलिटिकल साइंस है वही एडमिनिस्ट्रेशन ये हमारा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है। कुछ बोलते हैं कि नहीं अलग अलग है ये। तो मेनली फर्स्ट स्टेज में आपका ये होता है। फिर सेकेंड स्टेज में प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे अभी डिसिप्लिन लाइक बन चुका है, अब लोग अपने प्रिंसिपल्स दे रहे हैं, गुलिक उर्विक जैसे ये प्रिंसिपल दे रहे हैं, टेलर फ्योल ये सब आते हैं कि ऐसे ऐसे मैनेजमेंट होना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अभी सेकेंड स्टेज में अब प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, तो ये स्टेज चलती है आपकी 1927 से 1937 तक। ये स्टेजेस का नाम, डेट्स विद मतलब प्रॉपर ऑर्डर में आप ये सब याद कर लेना, ये सारी चीजें तो एकदम मतलब टिप्स पे होना चाहिए, ऐसा है। ठीक है, ग्रुप में भी शेयर कर दोगे? ग्रुप में शेयर कर दोगे आप, क्योंकि साथ के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब मिस आउट हो जाता है लिखना ना। हाँ ठीक है ठीक है, मैं नोट्स मतलब आई जितना शेयर कर सकती हूँ मैं अपने नोट्स, काफी रफ लिखा हुआ है बट स्टिल आई ट्राई। ठीक है, शेयर कर दूंगी ये सारी चीजें। थर्ड स्टेज आता है आपका एरा ऑफ चैलेंजेस, मतलब अभी ये स्टेज आ गया है कि इस डिसिप्लिन को चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। मतलब अच्छा ठीक है, जैसे पहले कुछ थ्योरीज दी जो हमारे प्रिंसिपल्स दिए हैं वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स उन्होंने दिया, अभी आगे जाके मैं बताऊंगी आपको। अभी फिर नेक्स्ट कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं नहीं इतना साइंटिफिक नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ ह्यूमन इमोशंस वैल्यूज इन सब पे भी फोकस करना चाहिए। तो मतलब एक ऐसा टाइम आया जब डिसिप्लिन में थोड़ा चैलेंज फेस करने लगा अंदर से। ठीक है, तो उसको एरा ऑफ चैलेंज बोलते हैं, और विच इज द थर्ड फेज, और जो कि चला 1938 से 1947 तक। फिर फोर्थ फेज आता है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब एज द नेम सजेस्ट कि अभी एज अ डिसिप्लिन इसको क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है। जैसे अभी फिर से वही बात की, इज इट अ पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिटिकल साइंस या फिर अपने आप इसकी कोई आइडेंटिटी है, वही वाली सारी चीजें इधर चल रही हैं। ये फेज चला आपका 1948 से 1970 तक। फिर फिफ्थ फेज आपका आता है पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव। ठीक है, जो कि 1970 से प्रेजेंट अभी टाइम तक ये चल रहा है फेज। तो इसमें मेनली पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव की मोर ऑफ वैल्यू ओरिएंटेशन, अभी अभी आगे इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो तो ये 5 फेजेस हैं ब्रॉडली। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को, एक बता दूं। यस। जी जी। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, आप ट्राई करो जितना आप नोट्स साथ में बना के चल रहे हो, मतलब जितना कोशिश करो बना पा रहे हो बनाओ, अदरवाइज आई विल शेयर दीज नोट्स। और ठीक है, फिर एक्चुअली बुक्स आर टू बल्की फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो नोट से थोड़ा लिंक करके इंटरलिंक करके पढ़ लेंगे तो इजी रहेगा। हाँ हाँ हाँ, इस टाइम पे मतलब नीड भी नहीं है कि आप बुक पूरी पूरी पढ़ें। ट्राई करो कि ऐसे नोट्स मिल जा रहे हैं, कई सारे सोर्सेज हैं, आपको नोट्स ऐसे मिल जाएंगे। अदरवाइज मतलब मेनली आप कोशिश करो कि जितने पीवाईक्यूज हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी पीवाईक्यूज वीडियोज हैं, उनको देखो और सॉल्व करो, और वहां से ही नोट्स आपके बन जाएंगे बहुत सारे। तो बुक्स तो अभी पढ़ने की नहीं जरूरत है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इतना टाइम नहीं बचा है आपके पास। ठीक है, तो फिर ठीक है, अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देर आर सो मेनी थ्योरीज गिवन बाय डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स। ठीक है, मतलब
अब ये लोग बताते हैं कि कैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन है अगर, तो उसमें कैसे चीजें चलनी चाहिए, मैनेजर को कैसे काम करना चाहिए, ठीक है, उनके लिए क्या क्या क्वालिटीज जरूरी हैं इन अ मैनेजर, कैसे उसको डिसिप्लिन मेंटेन रखना चाहिए, लॉट ऑफ थिंग्स जो भी चाहिए होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, सबको एक्सप्लेन करने के लिए। सो डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं। तो मेनली हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यही पढ़ते हैं, किसने क्या बोला है, ठीक है। तो लाइक इन थ्योरीज को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं आप, क्लासिकल थ्योरीज, न्यू क्लासिकल थ्योरीज एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरीज, ठीक है। तो क्लासिकल में देर आर फ्यू पार्ट्स, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरीज हैं जो कि फेओल ने, फिर गुलिक एंड अर्विक और मैरी पाकर फॉलेट, इन तीनों ने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज दी हैं। फिर आते हैं उसी में साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि टेलर और मैस्लो ने दी है, अब्राहम मैस्लो, ठीक है। फिर थर्ड ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, ये मैक्स वेबर, इनका नाम सुना हो। तो ये सारी आपकी क्लासिकल थ्योरीज हो जाती हैं। तो नियो क्लासिकल थ्योरीज में ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज आती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था जब स्टेजेस बता रही थी कि अभी ये नियो क्लासिकल थ्योरीज में जो ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज आती हैं, इसमें क्या फोकस मैनेजमेंट से शिफ्ट होके पीपल पे आ गया, मतलब जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी इमोशंस को समझना, ठीक है, उनकी वैल्यूज को, मतलब उनको, चलो आगे मैं बताती हूँ अच्छे से। तो इसमें एल्टन मेयो और चेस्टर बर्नार्ड, ये 2 थिंकर्स हैं। फिर डिसीजन मेकिंग थ्योरी आती है जिसमें हर्बर्ट साइमन, चार्ल्स ई लिंडब्लॉम और 1-2 और थिंकर्स हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। Uh, हेलो, कोई कुछ बोल रहे हैं? yeah, what is the model that Max Weber said you just? Can you repeat it? मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, Yeah, thank you. ठीक है। फिर कंटेम्प्रेरी थ्योरीज आपका थर्ड पार्ट है, जिसमें इकोलॉजिकल अप्रोच बाय फ्रेडरिक्स और इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी बाय पीटर ड्रकर। इतनी थ्योरीज हम कवर करेंगे आज। फिर लास्ट में कुछ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये सारी चीजें इन शॉर्ट देखेंगे। तो शैल वी स्टार्ट विद थ्योरीज नाउ, है ना? जी जी। चलो, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फेओल को, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी बाय फेओल। तो इनको फेओल को फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स आप चाहो तो ऐसे छोटा छोटा लिखते चलो साथ में और रिवाइज करते रहना उसको, ठीक है। फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया था कि, तो ये सारे थिंकर्स आपको मैनेजमेंट लेवल से बताते हैं कि एक मैनेजर का क्या काम होता है, ठीक है, समझना। तो इनकी और हाँ, इन सारे ही थिंकर्स के आपको बुक्स जितनी भी हैं वो लर्न कर लेना, वो इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली बुक से ही आ जाते हैं, बहुत इजी रहते हैं अगर याद कर लोगे तो ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो हेनरी फ्योल ने 14 पॉइंट्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि सारे आपको पता होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार नाम पढ़ लेना, और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो है इसमें मैं वो एक्सप्लेन कर दीदी देती हूँ। हेनरी फेल, सॉरी दीदी, हेनरी फेल ने या फिर वुड्रो विल्सन ने? वुड्रो विल्सन ने भी दिए थे 10 प्रिंसिपल्स उनके थे ना। आईआर में दिया है 14 पॉइंट, पब में नहीं दिया है उन्होंने 14 पॉइंट। किसने? वुड्रो विल्सन ने? पब, हाँ दीदी, पबेड में वुड्रो विल्सन ने दिया। अच्छा वो, हाँ ठीक है, अच्छा, आईआर में दिया। देखो आईआर में दिया देखो, है उन्होंने 14 पॉइंट, पब में नहीं दिया है उन्होंने। हाँ, पबैड में आपका हेनरी फ्योल ने दिया है 14 प्रिंसिपल्स। और ऐसे कई सारे, जैसे अभी आप देखोगे कि गुलिक और नॉर्विक ने भी कुछ दिए हैं 10 प्रिंसिपल्स। तो ये सारी तो थ्योरी वो अपनी समझा ही रहे हैं ना, तो सब कुछ कुछ बताते कि एक एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने के लिए ये 10 चीजें जरूरी है, 9 चीजें जरूरी हैं, सबने कुछ कुछ दिया है, ठीक है। तो लाइक इनके हेनरी फ्योल में आपका डिवीजन ऑफ वर्क, तो डिवीजन ऑफ वर्क एक ऐसी प्रिंसिपल है जो मेनली मतलब मोस्टली सबने ही बोला है कि काम को डिवाइड करके लोगों को बांटो, ठीक है, जिसका जिसमें स्पेशलाइजेशन है उसको वो काम दो। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क
मतलब सब मोस्टली बोलते हैं कि जरूरी है। अथॉरिटी होनी चाहिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है। कि जैसे एक कोई सुपरवाइजर है, उसके नीचे जो सबॉर्डिनेट है, तो एक सबॉर्डिनेट को कमांड सिर्फ मतलब एक डायरेक्ट यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए कि एक ही उसके ऊपर सुपरवाइजर है जहां से उसके पास कमांड आ रहा है। ये नहीं कि 4-5 उसके ऊपर सुपरवाइजर और सब उसको कमांड दे रहे हैं, ऐसा नहीं। यूनिटी होनी चाहिए कमांड में, तो ठीक है, वो एफिशिएंटली फिर काम करेगा। फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए कि एक ही डायरेक्शन से आ रहा है, ये नहीं किसी भी डायरेक्शन से, ठीक है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसको लेके सब काम कर रहे हैं, अपना पर्सनल इंटरेस्ट को डिमिनिश करें, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, स्केलर चेन होनी चाहिए। स्केलर चेन भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका पूछ लेते हैं क्वेश्चन कई बार कि स्केलर चेन नॉर्मल की हायरार्की होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, कोई सुपीरियर उसके नीचे, सबऑर्डिनेट उसके नीचे हो, तो ये चीज मेंटेन करके रखनी चाहिए, ठीक है। इसी में इनका एक गैंग प्लैंक का भी आता है आइडिया, गैंग प्लैंक। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये गैंग प्लैंक किसने दिया है, तो हेनरी फ्योल ने दिया है। तो ये क्या कहते हैं कि गैंग प्लैंक, एक बार आप थोड़ा सा समझ लो तो इजी रहेगा। तो जैसे कोई एक हायरार्की है, ठीक है, सुपीरियर उसके नीचे, सबऑर्डिनेट उसके नीचे कुछ लोग हैं, तो कहते हैं कि हमेशा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, कमांड ऊपर से नीचे आ रहा है, उसके नीचे आ रहा है, उसके नीचे आ रहा है, ठीक है। बट अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो मतलब ऊपर वाला डायरेक्टली नीचे वाले से भी कम्युनिकेट कर सकता है। इसके लिए ये कुछ ऐसा एक गैंग प्लैंक बोलते हैं कि जैसे प्लैंक होता नहीं है, वुडन पटरी या फिर क्या बोलते हैं उसको, घर वर बनाने में जो काम आता है, तो लाइक उसको क्रॉस करके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ दी आ रहा है। Yes, yes. हाँ ठीक है। तो लाइक मतलब जो हायरार्की है उसको आप क्रॉस करके भी बातें कम्युनिकेशन हो सकता है, मेजरली यही है। नाम याद कर लो अभी के लिए, गैंग प्लैंक का आइडिया हेनरी फ्योल ने दिया था, ठीक है। फिर ऑर्डर है, इक्विटी है, और ठीक है, लास्ट एक है स्पिरिट डी कॉर्प्स करके है यहाँ पे टर्म। तो उसका मतलब है कि हार्मनी शुड बी मेंटेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हार्मनी एज इन कि जो इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन का विद पर्सनल इंटरेस्ट, मतलब वो इन अ सिंक होना चाहिए। तो उस सेंस में हार्मनी मेंटेन होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये लार्जली कुछ पॉइंट्स थे जो हेनरी फ्योल ने दिए थे। अलॉन्ग विद दैट इनका, अच्छा ठीक है, ही फर्दर क्लासिफाई, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए इन्होंने कुछ 5 पॉइंट्स बोले थे जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि अगर मैनेजमेंट करना है तो कोई भी अगर मैनेजमेंट है तो उसको ये 5 काम करने पड़ते हैं। क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो ये जो क्वेश्चन है इसको कई बार ऑर्डर के सेट करने को भी पूछ लिया जाता है, लाइक इसका कमांडिंग पहले या कंट्रोल पहले, तो उसमें ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका ऑर्डर भी सीरियल वाइज याद कर लेना, पहले पीओ प्लानिंग, डबल सी, पीओ ट्रिपल सी। ट्रिपल सी, हाँ, बट ट्रिपल सी में कंफ्यूज हो जाओगे, तो पहले कमांडिंग, फिर कोऑर्डिनेशन, फिर कंट्रोल। दीदी इट इज कॉमन टू द पोस्ट का व्यू ना? इट इज कॉमन एज इन द टर्म्स आर कॉमन, जैसे प्लानिंग इसमें भी है, प्लानिंग उसमें भी होगा, बट दिस इज जस्ट 5 पॉइंट्स, ठीक है, जो कि हेनरी फ्योल ने दिए। पोस्ट को अब आपका गुलिक और उर्विक ने दिया था, है ना? आई थिंक वुड्रो विल्सन। हेलो, हाँ दीदी। यू आर सेइंग समथिंग सीमा? Yes दीदी, I said that I think it is Woodrow Wilson. Post का व्यू एंड मैनेजरियल व्यू। नो नो, फोर्थ स्कॉब आपका ये गुलिक ने दिया था। पोस्ट का व्यू, ठीक है, एक बार चेक कर लेना सीमा, फोर्थ स्कॉब गुलिक और उर्विक ने दिया था, ठीक है। तो एक बार ये पॉइंट्स रिपीट कर दीजिए, ये 5 पॉइंट्स फॉर मैनेजमेंट वाले। अच्छा ठीक है, तो पहला प्लानिंग है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा कमांडिंग, फिर कोऑर्डिनेशन, फिर कंट्रोल।
ठीक है, नोट कर लिया? थैंक यू। ठीक है, ओके। तो इनकी बुक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, विद ईयर याद कर लेना, 1908 में आई गेस लिखी गई है। मेजरली फेयोल का तो इतना ही है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है फेयोल का, में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ही डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि कई सारे ऐसे थिंकर्स इनमें से रहे हैं जो कहते हैं कि मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन है उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, वो सेम ही है। बट कई सारे हैं जो बोलते हैं कि नहीं अलग है, जैसे एप्पल बाय वगैरह। तो फेयोल वाज द वन हु सेड इट इज नॉट डिफरेंट। ठीक है, तो हेनरी फेयोल कवर हो गया हमारा। हम नेक्स्ट चलते हैं गुलिक एंड उर्विक पे। फेयोल में से कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं। ओके, ठीक है। तो गुलिक और उर्विक की एक तो पहले बहुत इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन इनकी है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं। पीवाईक्यूज आप लोग देखोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि ये सारे क्वेश्चन बहुत रिपीट होते रहते हैं, यूजीसी नेट में स्पेशली ये सारे रिपीट होते रहते हैं। तो ये याद कर लेना। फिर इनकी बुक्स है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर जो अभी मैंने बोला था कि पोस्ट कॉर्प जो है ये आपका गुलिक ने दिया है इन 1937, जो मेनली बताता है कि एक एग्जीक्यूटिव के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो ये तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट है, सब याद कर लेना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ठीक है, फिर गुलिक ऑल्सो गेव 10 प्रिंसिपल्स। बट ठीक है, इम्पॉर्टेंट आपको इसमें ये याद रखना है 4 P's के बारे में गुलिक ने बात की थी, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीजें होती हैं, पर्पस होता है, प्रोसेस होता है, पर्सन होते हैं और प्लेस। ऑर्डर में इसको भी याद कर लो। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, हाँ ठीक है, जो उर्विक ने 10 प्रिंसिपल्स दिए थे उसमें से एक है इंपॉर्टेंट, स्पैन ऑफ कंट्रोल, जिससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूजुअली। स्पैन ऑफ कंट्रोल सिमिलर थिंग है कि एक एम्प्लॉय है, उसके ऊपर कितने लोग कंट्रोल कर रहे हैं, उसके ऊपर कितने सुपीरियर्स हैं, तो वही है स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, आपका गुलिक और उर्विक में। और ऑल्सो जैसे फेयोल ने, जो अभी हमने पहले किया कवर किया था, फेयोल सेंट्रलाइजेशन, उनके प्रिंसिपल में सेंट्रलाइजेशन की बात आती है जैसे मैंने बोला था। और गुलिक के प्रिंसिपल में डिसेंट्रलाइजेशन की बात आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, कि विद इन हायरार्की नीचे नीचे आती रहनी चाहिए। और फेयोल बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पावर सेंट्रलाइज होकर रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर है? यस। ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग और लास्ट के 2 क्या थे? स्टाफिंग हो गया, फिर डायरेक्टिंग, डी से डायरेक्टिंग, फिर कोऑर्डिनेटिंग, देन रिपोर्टिंग एंड देन बजटिंग। ये प्रिंसिपल 1937 में दिया था। कोई कुछ बोल रहा है? इसमें जो ना डी का होता है उसका ड्राफ्टिंग होता है या डायरेक्टिंग होता है? डी का पूछ रहे हो? डायरेक्टिंग। फिर से रिपीट कर देगा। सॉरी, हु इज स्पीकिंग? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, इसमें कई बार कंफ्यूजिंग नेम्स देके आपको पूछ लिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए, तो मतलब अच्छे से देख लेना क्या क्या।
ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरीज में ही लास्ट हमारे हैं मैरी पार्कर फॉलेट का। तो बहुत अच्छी इन्होंने थ्योरी दी थी, कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड इन्होंने थ्योरी दी थी। तो इनकी पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे क्रिएटिव एक्सपीरियंस है, डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आई वुड से कि सारे, एक तो पहले सारे थिंकर्स की बुक का लिस्ट जरूर बना लेना, जो कि रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो इन्होंने फिर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो वो हमेशा नेगेटिव उसको सेंस में नहीं देखना चाहिए, हमेशा वो डेट्रीमेंटल नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सीन इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, जो कि बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कुछ आपका एक अच्छा रिजल्ट उससे निकलेगा जो कि पॉजिटिव होगा। फिर ये बताती है कि कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के 3 स्ट्रेटेजीज होते हैं, 3 तरीके से इसको सॉल्व हो सकता है। एक डोमिनेशन होगा, कोई अगर सुपीरियर है वो डोमिनेट करके अपनी बात मनवाएगा, ठीक है, या कॉम्प्रोमाइज होगा, या फिर इंटीग्रेशन होगा जिसमें सबकी बातों को मिला के, ठीक है, कोई एक सोल्यूशन निकलेगा। तो मैरी पार्कर फॉलेट बोलती है कि दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, इंटीग्रेशन होना चाहिए हमेशा इन अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इनका इम्पोर्टेंट यही है, बुक्स याद कर लीजिए आप लोग। कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी दी थी इन्होंने, जिसमें से मेनली क्वेश्चन यही आता है कि इन डोमिनेशन, कॉम्प्रोमाइज, इंटीग्रेशन में से क्या बेस्ट ऑप्शन इनके अकॉर्डिंग था। दैट्स इट, इसमें तो यही रहता है मैरी पार्कर फॉलेट। ठीक है, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज मानी जाती हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज का क्या था, नॉट जस्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज, पूरी जो क्लासिकल थ्योरीज जितनी है, जिनका मैंने स्टार्टिंग में नाम लिया था, इन सब में क्या किया था, वो मेनली फोकस करते थे मैनेजमेंट लेवल से कि कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन मैनेज होना चाहिए, मैनेजर का क्या काम होता है। उन्होंने इतना ह्यूमन इमोशंस पे फोकस नहीं किया था। ठीक है, जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशंस को लेके इतना नहीं ध्यान देते थे वो, तो इसीलिए इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज भी बोलते हैं। और इसीलिए लेटर ऑन इनका क्रिटिसिज्म भी होता है कि इन्होंने वही जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जब आएंगी अभी एल्टन मेयो वगैरह की, तो ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि इसमें ह्यूमन इमोशंस की कोई बात ही नहीं हो रही है, कोई वैल्यू ओरिएंटेशन है ही नहीं। तो ऑन दैट बेसिस दिस साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज आर क्रिटिसाइज्ड। ठीक है, तो इसमें जैसे वर्कर को कैसे ट्रीट किया जाता है, लाइक अ कॉग इन द मशीन, मतलब जैसे मशीन का एक पार्ट बस ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, उसका कोई इमोशन नहीं है, बस उसको जितना काम दिया गया है उतना काम करेगा वो। और मतलब अच्छा, इसमें ये भी है कि अगर उसकी वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो वो इंसेंटिवाइज करते हैं। लाइक इन सब चीजों पे आपको समझ में आ रहा है, मतलब ओवरऑल ऐसी बातें हो रही हैं कि ज्यादा पैसा दोगे तो ज्यादा काम करेंगे, रादर देन कि उनकी कंडीशंस पे ध्यान दो, उनका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है आप कभी उसमें भी इंटरेस्ट लाओ, उन सब चीजों से उनको पार्टिसिपेशन कराओ, उन सब चीजों से भी वो इंसेंटिवाइज होते हैं इनडायरेक्टली कि और आपके ऑर्गेनाइजेशन में अपना काम अच्छे से करना चाहते हैं। तो इन सब चीजों पे ना फोकस करके बहुत ही मतलब वो वेरी मैकेनिकल सेंस में देखते थे वो वर्कर्स को कि ये काम करेंगे, मतलब कितनी बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में सबसे पहले हम टेलर को पढ़ते हैं, FW टेलर। तो इनकी सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी थी, इनकी तो सबसे पहले कि ये 4 बुक्स इन्होंने दी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऑर्डर वाइज आपको याद कर लेना है। अ पीस रेट सिस्टम पहली बुक है इन 1895, सेकेंड बुक है शॉप मैनेजमेंट 1903 में, फिर थर्ड बुक है आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906 में, और फोर्थ बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में। तो ये 4 बुक है, इनको अलॉन्ग विथ ईयर्स याद कर लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑर्डर पूछ लिया जाता है। फिर फ्योल ने एक मेंटल रिवोल्यूशन की बात की थी। तो मतलब मैं यही कर रही हूँ कि आपको टर्म्स मेनली समझा रही हूँ, क्योंकि पूरी थ्योरी समझने का अभी कोई मतलब है नहीं,
टर्म आप उनसे रिलेट करके आपको पता होना चाहिए कि ये अच्छा इन्होंने बोला था और ब्रॉडली ये आइडिया है। तो मेंटल रेवोल्यूशन वो क्या कहता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली वर्क करना है तो एक मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर्स और जो मैनेजर हैं वहाँ के मैनेज कर रहे हैं उनके लेवल पे कि लाइक वो जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उससे अपने इंटरेस्ट को रिलेट करके देख सके। सो दैट काइंड ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन। ठीक है, फिर फंक्शनल फोरमैनशिप की इन्होंने बात की थी, थ्योरी ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप दी है इन्होंने। तो इसमें ये क्या कहते हैं कि कोई भी एक एम्प्लॉय है उसके ऊपर 8 फोरमैन फंक्शनल फोरमैन होते हैं, मतलब 8 सुपरवाइजर्स होते हैं जो उसको गाइड करते हैं और डायरेक्ट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। तो 4 प्लानिंग के होते हैं और 4 एग्जीक्यूशन के होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी यस मैम। ओके, तो प्लानिंग में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट स्टिल मतलब आई वुड से मतलब कि नाम से टर्म से यू शुड बी अवेयर कि अच्छा ऐसे सुन के अगर एग्जाम में आ भी जाता है तो ऐसे ब्लैंक नहीं होना है ना। तो एक बार अगर आप टर्म पढ़ लोगे तो अगर इतना लर्न नहीं भी करके जाते हो बट स्टिल वहां पे थोड़ा बहुत गेस करने में इजी रहता है। तो 4 प्लानिंग में कौन कौन आते हैं? रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन, ये प्लानिंग में आते हैं। और 4 एग्जीक्यूशन में होते हैं बॉस, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। तो मैंने तो इनको ऐसे याद कर रखा था। तो जो 4 प्लानिंग के थे तो DIRT डर्ट, तो डिसिप्लिनेरियन, इंस्ट्रक्शन वाला, फिर रूट क्लर्क और टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। डर्ट से ये 4 हो गए। और फिर जो एग्जीक्यूशन वाले 4 हैं तो वो सर जी, स्पीड बॉस, आई से आपका इंस्पेक्टर हो गया, R से रिपेयर बॉस हो गया और G से गैंग बॉस। ऐसे नॉर्मली लर्न कर लेना। ठीक है, तो फिर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो FW टेलर ने दिए थे कि साइंस होना चाहिए। अच्छा हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट कि जैसे मैंने बताया था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में इन सब का फोकस था कि एक वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स निकालना कि ठीक है एक सर्टेन वे बना दिया हमने कि इसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा तो एफिशिएंसी की तरफ आपको ले जाएगा। इन सब का फोकस इसी पर था। तो इन्होंने टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे कि एक साइंटिफिक साइंस होना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि एक बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, जैसे रूल ऑफ थंब नहीं कि इस तरह से अप्लाई होगा तो हमेशा रिजल्ट ऐसे ही आएगा, वैसा वाला चीज। तो साइंस होना चाहिए, फिर ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए और डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। ये 4 चीजें टेलर ने बात की थी। तो ठीक है, इतनी आपको चीजें याद करनी है टेलर के बारे में। बुक से याद कर लो, मेंटल रेवोल्यूशन, फंक्शनल फोरमैनशिप वाला कॉन्सेप्ट और ये 4 प्रिंसिपल्स जो दिए थे। दैट्स ऑल अबाउट टेलर। ठीक है, मूविंग ऑन टू मैस्लो, अब्राहम मैस्लो। ये तो पढ़ा होगा आप लोग ने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में या फिर बैड में ही अगर पढ़ा होगा। समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ? एक बार बता देना, दिस इज माय फर्स्ट यस, क्लास, बिल्कुल समझ आ रहा है। ठीक है। ठीक है, तो अब्राहम मैस्लो की जो साइंटिफिक थ्योरी थी इसको मोटिवेशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी या हायरार्की ऑफ नीड्स इन्होंने दी थी कि ये बेसिकली कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इसको नॉर्मल इंडिविजुअल के सेंस में देखो कि एक इंडिविजुअल को काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए मोटिवेशन कैसे आता है। तो इन्होंने एक पिरामिड शेप में 5 डिविजन्स किए कि इंसान की जो मोटिवेशन है चीजों को, वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जा रही है। अगर एक स्टेप पे उसका कुछ नीड है वो कंप्लीट होती है, फिर दूसरे स्टेप की जो नीड है उसको अचीव करने के लिए वो मोटिवेटेड रहता है, वो काम करता है और इन दैट सेंस वो आगे चलती रहती है। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल में जो सबसे नीचे वाली मोटिवेशन नीड है वो साइकोलॉजिकल नीड है। इसका भी ऑर्डर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड है,
तो उसमें क्या आएगी, फूड, क्लोथिंग, नॉर्मल रोटी कपड़ा मकान वाली नीड्स, ठीक है। फिर उसके ऊपर आपकी आती है सेफ्टी नीड्स। तो सेफ्टी नीड जैसे आपको हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें सेफ्टी नीड्स में आ गई, ठीक है। फिर उसके ऊपर आपको लव एंड बिलोंगिंग की नीड्स, की जैसे फ्रेंडशिप होना चाहिए, आपके पास फैमिली है, ये सारी नीड्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एस्टीम, सेल्फ एस्टीम की नीड आती है कि रिस्पेक्ट होना चाहिए सोसाइटी में, स्टेटस आप चाहते हो, ठीक है, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ये सारी नीड्स सेल्फ एस्टीम में आ जाएंगी। देन लास्ट वन इज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो एट द मतलब टॉप पे होगी आपके पिरामिड पे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या है, जैसे डिजायर टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, वो वाली नीड, कि जो प्रियंका चोपड़ा हमेशा बोलती नहीं कि टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, वही, कि जिस चीज को करने के लिए आप बने हैं, जो चीज आप करना चाहते हैं, उसको आप अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हैं 5 मेन डिविजन: साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है। नीचे से ऊपर तक गई है ये ऑर्डर। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो 5 टियर ऑफ ह्यूमन नीड्स है, इसको, जो नीचे की 4 नीड्स हैं, इसको ये डेफिशिएंसी नीड्स भी बोलते हैं, और जो लास्ट वन है दैट इज ग्रोथ और बीइंग नीड। तो डेफिशिएंसी नीड का क्या मतलब, कि इन सब की डेफिशिएंसी रहती है, तब आपको उसको अचीव करने का मन करता है या मोटिवेशन मिलता है। और लास्ट वन जो है वो आपकी ग्रोथ से रिलेटेड होता है, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला। तो लार्जली यही है मैस्लो की थ्योरी जो हम पढ़ते हैं। समझ में आ गया? यस। ठीक है। नोट्स आप लोग बना रहे हो क्या साथ साथ थोड़ा बहुत? यस यस। फाइन। फिर मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल आता है। तो मैक्स वेबर तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, बट अभी जितना हमें इसमें बहुत कम ही ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो मैक्स वेबर बोलते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी लाने के लिए एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए, ठीक है। तो जिसके वो 6 ऐसे प्रिंसिपल्स देते हैं, प्रिंसिपल्स, और क्या बोल सकते हैं कि ये 6 चीजें जरूरी होती हैं उस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को बनाए रखने के लिए। क्या है वो 6 चीजें, कि फॉर्मल हायरार्किकल एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, हायरार्की होनी चाहिए, ठीक है। फिर मैनेजमेंट बाय रूल्स होने चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, अचीवमेंट फोकस्ड एडवांसमेंट होना चाहिए, मतलब एक फोकस्ड गोल होना चाहिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन का, एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और इम्पर्सनैलिटी, मतलब अपने इंटरेस्ट को अलग रखे, इम्पर्सनल होके आपको काम करना है। तो मैक्स वेबर का लार्जली यही है, मतलब इसमें पढ़ने के लिए पवेड में ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ठीक है। तो ये सारी हमारी क्लासिकल थ्योरीज कवर हो गई हैं। कुछ इसमें से पूछना है अभी तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी को? हाँ दीदी, मेरा क्वेश्चन है। हाँ बताओ। दीदी, तो अभी आपने वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला बताया था ना, उसमें उस थिंकर का नाम क्या था? अब्राहम मैस्लो, MASHLOW, ठीक है। ओके। मैम हेलो। हाँ देव। F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी दी, उसमें 8 प्रिंसिपल्स में 4 प्रिंसिपल्स बताए, वो हाँ रिपीट कर देंगे? तो 4 प्रिंसिपल्स हैं: साइंस, ट्रेनिंग, कोऑपरेशन और डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। थैंक यू। ओके। दीदी, हाँ जो हाँ फंक्शनल फोरमैन था उसमें 8 आपने बताया था ना, 4 प्लानिंग और 4 एग्जीक्यूशन की, वो एक बार एग्जीक्यूटिव, हाँ दोबारा बता दीजिए। ठीक है। तो 4 प्लानिंग है: रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और डिसिप्लिनेरियन, ठीक है। ये 4 प्लानिंग के हैं। और 4 एग्जीक्यूशन के हैं आपके: स्पीड बॉस, गैंग बॉस,
रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। नोट कर लिया? हाँ दीदी। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू नियो क्लासिकल थ्योरी। हाँ हाँ ये वन दीदी एक मिनट, तुमने बताया 4 पीस ना एक, कैन यू हियर मी? पवन जो कैन यू हियर मी नाउ? हाँ बोलो। You said about 4 piece: purpose, person, process. What is the other P? ओके, ये इसमें था ना आपके। हाँ, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। Yeah. इसको ऑर्डर में याद कर लेना। पबैट से कई सारी बुक्स पूछ ले जाएंगे आपसे, या फिर ये थ्योरी जैसे मैंने पीओ ट्रिपल सी वाला बताया, हेनरी प्योर, ये सारे ऑर्डर में पूछ लिए जाते हैं कई बार, ऑर्डर में लगाने के लिए, विच इज इजी। अगर एक बार याद कर लो फिर तो क्या ही है। ठीक है, फिर अब हम नियो क्लासिकल थ्योरीज में चलते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इसमें होती है। तो ये मैं कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, अब यहाँ पे ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं साइंटिफिक थ्योरीज को कि आप बहुत साइंस ला रहे हैं, ठीक है, इसमें इतना ह्यूमन के इमोशंस को कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज को क्रिटिसाइज करते हुए ये बोलते हैं कि अब ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज आती हैं। तो सबसे पहले इसमें एल्टन मेयो आते हैं, इनको हम लोग पढ़ते हैं। तो एल्टन मेयो क्या ये हार्वर्ड स्कूल में आपके एक प्रोफेसर रहते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं। मेनली हम उसी उसी अराउंड रिवॉल्व करते हुए पढ़ते हैं। ये एक हॉथॉर्न प्लांट रहता है, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी एक रहती है इन शिकागो यूएसए। इसमें क्या है ना कि देखो, लास्ट टाइम भी हमारा एक क्वेश्चन आ गया था एल्टन मेयो से। एक्चुअली दो क्वेश्चन आए थे शायद, मुझे याद आ रहा है। एक तो नॉर्मल क्वेश्चन यही था कि ये हॉथॉर्न प्लांट जो था वो कहाँ पर था। तो उन्होंने यूएस की जगह यूके कर दिया था, और बहुत बच्चों का, इवन मेरा भी गलत हुआ था उसमें। तो ये सारी चीजें याद मतलब कर लेना अच्छे से। तो बुक्स तो हैं, पहले सबसे पहले इनकी ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ऐसी बुक्स हैं, ये नॉर्मल याद कर लेना। फिर ओके, तो अब हम हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट पे डायरेक्टली जंप करते हैं। तो ये कहाँ पे हुआ था? हॉथॉर्न प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी इन शिकागो यूएसए। इन 1924 में ये स्टार्ट हुआ था एक्सपेरिमेंटेशन। तो बेसिकली कोई एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मैं नाम भूल रही, कुछ नेशनल रिसर्च ब्यूरो करके कोई ऑर्गेनाइजेशन थी यूएस की, जो ये एक्सपेरिमेंट करना इन्होंने स्टार्ट किया था इसी प्लांट में। उन्होंने 1 साल किया, उसके बाद वो ड्रॉप कर लिया, मतलब एक एक्सपेरिमेंट उनका फेल हुआ, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया। और फिर इनको मतलब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से बोला कि आप आगे का रिसर्च कंडक्ट करवाइए। तो उसमें आपके ये एल्टन मेयो अलॉन्ग विद सम अदर साइंटिस्ट भेजे गए थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो क्या सबसे पहले इन इसमें जो 4 एक्सपेरिमेंट कराए गए थे वो इम्पोर्टेंट है, उनका नाम याद करना। तो फर्स्ट वन इज एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट, जो 1924 से 1927 तक चला था, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या किया गया था? ओके, तो इसमें नॉर्मल देख रहे थे कि अगर किसी स्पेस में जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, तो वहां की लाइटिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है वर्कर के प्रोडक्टिविटी पे। तो एक बार कम करके देख रहे हैं, फिर बढ़ा के देख रहे हैं, उससे एज सच कुछ इनको रिजल्ट मिला नहीं कि पहले अगर बढ़ाया तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, फिर कम किया उसके बाद भी बढ़ ही रही थी। तो इतना कुछ कंक्लूजन ढंग का निकला नहीं। तो फिर नेक्स्ट इन्होंने, फिर जैसे मैंने बोला था ना कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बाद एल्टन मेयो को इनवाइट किया था, तो अभी सेकेंड एक्सपेरिमेंट से वो कराने आए हैं कि क्या है सेकेंड एक्सपेरिमेंट? रिले असेंबली टेस्ट। तो जो ये कंडक्ट किया जाता है 1927 से 1929 तक। क्या किया इसमें कि हाँ, कि इसमें देखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दीज
कंडीशंस, लाइटिंग वगैरह का। इसके अलावा वर्किंग कंडीशंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वर्कर की प्रोडक्टिविटी पे। तो जैसे उनका वर्किंग आवर अगर कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, या बीच बीच में उनको ब्रेक्स दे रहे हैं, या फिर शायद ब्रेकफास्ट वगैरह का भी कुछ था सीन, मुझे क्लियरली याद नहीं है। तो इन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है या फिर कम हो रही है। ठीक है, तो रिले असेंबली टेस्ट का मेनली यही था कि वो देखते हैं कि सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इनकी प्रोडक्टिविटी, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पे। तो इसका भी आई थिंक कुछ इसका आई डोंट रिमेम्बर कि कैसा रिजल्ट आया था, शायद पॉजिटिव ही था कि इन सब से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ऑल्सो ये एक्सपेरिमेंट्स मतलब इतने तो रेलिवेंट नहीं हुए थे, बाद में इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि अगर आप किसी सर्टेन कंडीशन में रख के, मतलब अगर आपको पता है कि आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो कितना ही आप ओरिजिनल एक्ट करोगे। मतलब वो तो हो ही जाता है ना कि एक्सपेरिमेंट हो रहा है मेरे ऊपर तो थोड़ा अच्छे से काम कर लेते हैं, वो वाली चीज की बढ़ी रहती प्रोडक्टिविटी। ठीक है, फिर थर्ड था मास इंटरव्यू, जिसमें कुछ लोगों को बैठा के इंटरव्यू करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल फैक्टर्स, यही सब सारी चीजें उसमें उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं क्या क्या चाहिए और दैट। इतना डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है, 1928 से 1930 तक ये एक्सपेरिमेंट चला था, और लास्ट वन वाज बैंक वायरिंग टेस्ट, जो कि 1932 तक, 1930 से 32 तक चला। तो ऑल इन ऑल ये एक्सपेरिमेंट पूरा 1924 से 1932 तक चला था। तो ये 4 एक्सपेरिमेंट्स थे। ठीक है, एक मतलब लार्जली जो इसमें कंक्लूजन निकला था ये हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट से, ये था कि जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज थ्रू एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग रादर देन शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स। मतलब कि इन सारी शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स देने से अच्छा है उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। दे शुड फील कि दे आर बीइंग हर्ड। ठीक है, उनकी वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है इस ऑर्गेनाइजेशन में, इससे उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ती है रादर देन दीज इंसेंटिव्स। मतलब इससे ऑफ कोर्स बढ़ेगी बट वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ठीक है, तो ये 4 एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए। यस मैम। ओके, इसमें एक चीज और एल्टन मेयो से पूछ ली जाती है। जब ये बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसमें कुछ 3 टर्म्स इन्होंने दिए थे जो नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि इनका क्या मीनिंग है। तो पहला है रेट बस्टर। तो ये उस एम्प्लॉय को कहते हैं द वन हु डज टू मच ऑफ वर्क, ज्यादा काम कर रहा है, जितना करना चाहिए उससे ज्यादा कर रहा है, तो वो रेट बस्टर बोलते हैं उसको। ठीक है, सेकंड बोलते हैं चिजलर, जो कि द वन हु डज टू लिटिल ऑफ वर्क। और फिर थर्ड स्क्विलर बोलते हैं द वन हु कंप्लेन्स टू सुपरवाइजर, किसी की कंप्लेन कर रहा है। तो ऐसे 3 टर्म्स इन्होंने दिए थे। तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे, किसने दिया था या फिर इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, समझ में आ गए ये 3 टर्म्स, रेट बस्टर, चिजलर और स्क्विलर। ठीक है, यस मैम। एल्टन मेयो हो गया है हमारा। कुछ छूटा इन तीनों टर्म के लिए स्पेसिफिक टर्म क्या यूज करा था आपने, एक बार रिपीट कर दो। रेट ये बस्टर, जो द वन हु डज टू मच ऑफ वर्क। नहीं, इन तीनों को कंबाइंडली मतलब क्या टर्म से डिनोट करते हैं कुछ? कंबाइंडली ऐसा कोई वर्ड नहीं है, लेकिन हर्ष अपना माइक म्यूट कर लो, मेरी आवाज नहीं। हाँ, तो बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट में ये 3 टर्म उन्होंने दिए थे उस एक्सपेरिमेंट के टाइम। ऐसा कोई इन तीनों को कंबाइन करके कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू चेस्टर बर्नार्ड। इस बहुत छोटा सा, इसका अभी इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, थोड़ा ही पढ़ेंगे हम। इनको स्पिरिचुअल फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल भी बोलते हैं, सोशल सिस्टम स्कूल। ठीक है, ही सेड दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कोऑपरेटिव सोशल एक्शन। ये सारी चीजें कभी कभी पूछ लेते हैं। फिर इनकी बुक्स हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव और ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट।
इन्होंने मेन इनकी जो थ्योरी थी वो कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन थ्योरी, कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम के नाम से जानी जाती है इनकी थ्योरी। ठीक है, और दूसरा इसमें दीदी किसकी? इम्पोर्टेंट है जोन ऑफ इंडिफरेंस। हाँ, आप किसके बारे में बता रहे हो अभी? चेस्टर बर्नार्ड। ठीक ठीक है, जोन ऑफ इंडिफरेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट। You said something about spiritual. He is called as spiritual. Pawan, speak loudly, please. Yeah, you said he's father of spiritual something in those lines. अच्छा, he is spiritual father of social system school. Social system school. Okay. Okay. ठीक है, तो जोन ऑफ इंडिफरेंस इज अ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है चेस्टर बर्नार्ड से। किसने दिया है जोन ऑफ इंडिफरेंस? तो याद रखना है चेस्टर बर्नार्ड ने दिया है। तो जोन ऑफ इंडिफरेंस क्या है? बेसिकली कि एक ऐसा जोन जिसमें एम्प्लॉय जो है वो अपने सबऑर्डिनेट की बात, अपने सुपीरियर जो है उनकी बात को टाल नहीं सकते। मतलब जहाँ पे जोन इनडिफरेंस मतलब नहीं होगा, उनकी बात में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ऑन अ सेम पेज होंगे, ऐसा जोन की बात ये करते हैं। ठीक है, तो ये कब होगा? इसके लिए वो 3 चीजें बोलते हैं कि एक कॉमन पर्पस होना चाहिए, मतलब उस जो एम्प्लॉय है उसको ये फील होना चाहिए कि जो भी टास्क आपको मिल रहा है, जो सुपीरियर आपका टास्क दे रहा है वो उसके इंटरेस्ट में नहीं है, वो ऑल इन ऑल जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके इंटरेस्ट में है। दूसरा ये बोलते हैं कि ही शुड बी साउंड माइंडेड टू वर्क ऑन दैट टास्क। ठीक है, विलिंगनेस टू वर्क होनी चाहिए। ये सब कुछ नॉर्मल चीजें बोलते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जोन ऑफ इंडिफरेंस मेनली इसका याद कर लेना। सिमिलर कॉन्सेप्ट अभी आप पढ़ोगे, हर्बर्ट साइमन ने दिया था जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छे से इसको लिख लो और देखते रहना कि जोन ऑफ एक्सेप्टेंस साइमन ने दिया था और जोन ऑफ इंडिफरेंस आपका चेस्टर बर्नार्ड ने दिया है। ओके, बर्नार्ड में इतना ही हमें कवर करना है, इतना कुछ खास नहीं है। फिर ठीक है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी अब आती है इसी में, न्यू क्लासिकल थ्योरीज में। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं हर्बर्ट साइमन को। हर्बर्ट साइमन ने जो डिसीजन मेकिंग थ्योरी की थी। ओके, तो ये साइमन बोलते हैं। तो अच्छा, इससे पहले इनका एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिक है साइंटिफिक थ्योरीज को या क्लासिकल थ्योरीज को कह दो, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बोलते हैं कि दीज क्लासिकल थ्योरीज आर प्रोवर्ब्स, मिथ, स्लोगन्स एंड पॉम्पस इनिशिएटिव्स। तो नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाएगा हु कॉल्ड क्लासिकल थ्योरीज एंड एज मिथ्स एंड प्रोवर्ब्स, तो हर्बर्ट साइमन ने बोला था। ठीक है, तो ये इनकी मेनली डिसीजन मेकिंग थ्योरी है इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये कहते हैं डिसीजन मेकिंग के 4 स्टेप्स होते हैं कि 4 स्टेप में आप डिसीजन लेते हैं। तो पहला है इंटेलिजेंस एक्टिविटी, दूसरा है डिजाइन एक्टिविटी, थर्ड वन इज चॉइस एक्टिविटी एंड लास्ट इज फोर्थ एक्टिविटी फीडबैक एक्टिविटी। इंटेलिजेंस एक्टिविटी में मतलब आप पहले प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ लाई कर रही है। ठीक है, फिर डिजाइन एक्टिविटी में आप ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं कि अच्छा ठीक है, ये किया जा सकता है, इसको सॉल्व करने के लिए ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, ये आपके पास ऑप्शंस हैं डिजाइन एक्टिविटी में। चॉइस एक्टिविटी में यू मेक अ चॉइस अमंग्स दीज ऑप्शंस, आपको एक चॉइस करना है, अच्छा ये करूंगी मैं, तो वो मतलब वही वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन आपको लेना है। फिर फीडबैक में वही आपने इम्प्लीमेंट किया, डिसीजन लिया, फिर जो भी उसका फीडबैक आता है फिर। तो ये 4 स्टेप मेनली होते हैं डिसीजन मेकिंग थ्योरी में, गिवन बाय हर्बर्ट साइमन। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म जो इनसे रिलेटेड रहता है और पूछ लिया जाता है कि बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल किसने दिया है? बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल इन डिसीजन मेकिंग, ये हर्बर्ट साइमन ने दिया है। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप कोई एक डिसीजन लेते हैं तो आप किसी एक बाउंडेशन में रहते हैं, मतलब कि अच्छा ठीक है,
ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, बट इतना काम, ये सारे ऑल्टरनेटिव्स आप कर सकते हैं। तो मतलब आप किसी एक बाउंडेशन में हैं, सारे ऑप्शंस हमेशा आपको अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कहना चाहते थे ये बाउंडेड रैशनैलिटी से, तो आप उसी बाउंडेशन में रह के ही डिसीजन लेते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, ये एक सेटिस्फाइसिंग टर्म देते हैं कि आपको इसी बाउंडेड रैशनैलिटी में रह के ही आप जो डिसीजन लेते हैं वही आपका एक सेटिस्फाइसिंग होता है। तो ये कैसे मिलके बना है? सफाइसिंग और सेटिस्फैक्ट्री, इन दो टर्म को मिला के सेटिस्फाइसिंग एक टर्म बना है। तो ऐसा मतलब ये आपको, तो जो आपका डिसीजन होता है वो एक सेटिस्फाइसिंग डिसीजन निकल के आता है। ये भी पूछ लिया जाता है, आई थिंक। ठीक है, फिर लास्ट आपका ये जोन ऑफ एक्सेप्टेंस जो बताया था, सिमिलर टू जोन ऑफ इंडिफरेंस, कि एक ऐसा जोन जहाँ पे जो सबऑर्डिनेट है वो उनकी अपने सुपीरियर की बात को टाल नहीं सकता, वो एक्सेप्ट करना ही करना है उसको, ऐसा एक जोन क्रिएट हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट हर्बर्ट साइमन। ठीक है, एनी क्वेश्चन? समझ में आ रहा है? यस। ये एक्सक्यूज मी, ये लास्ट में आपने बताया जोन ऑफ एक्सेप्टेंस में कि वो रिफ्यूज नहीं कर सकता। हाँ, और ये सिमिलर चीज आपने जोन ऑफ इंडिफरेंस में भी बताया कि दैट एम्प्लॉय कैन नॉट रिफ्यूज सुपरवाइजर ऑर्डर, वो तो सेम हो गया। हाँ, सेम ही है ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, ठीक है, सेम ही है, बस दोनों अलग अलग नाम से दिए हैं। जोन ऑफ एक्सेप्टेंस साइमन ने दिया है और जोन ऑफ इंडिफरेंस इन्होंने बर्नार्ड ने दिया है। ठीक है, फिर अच्छा, डिसीजन मेकिंग में फिर कुछ और हैं, 2-3 नाम जो कि बस उनका लार्जली आप थ्योरी के नाम याद कर लो, इतना थोड़ा ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि चार्ल्स ई लिंडब्लॉम है, चार्ल्स ई लिंडब्लॉम, जो कि इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग देते हैं कि आपका कोई भी डिसीजन जब लेते हैं तो वो ऑल ऑफ अ सडन आप नहीं ले सकते कोई डिसीजन, वो एक इंक्रीमेंटल मतलब थोड़ा थोड़ा करके होता रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा बोलते हैं। तो ये इन ऑपोजिशन टू साइमन्स थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग इन्होंने दिया था, चार्ल्स ई लिंडब्लॉम ने। और इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू, इससे कई बार क्वेश्चन आया है, डीयू के पेपर में क्वेश्चन आया है इसका, और इसमें भी कई बार पूछ लेते हैं नेट वगैरह में। तो साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू इन 1959, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, इतना ही है। फिर एक दूसरा मॉडल है डिसीजन मेकिंग का जो अमिताई इजियोनी, AMITAI, अमिताई, ETIZIONI, इजियोनी, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, यही है नाम। इन्होंने दिया था मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल। तो इनकी एक बुक भी है मिक्स्ड स्कैनिंग, द थर्ड अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, रिटन इन 1967, पब्लिश्ड इन 1967। ठीक है, तो इसमें ये मिक्स, जैसा कि नाम बोल रहा है कि साइमन की थ्योरी और इनकी इंक्रीमेंटल मॉडल थ्योरी ऑफ लिंडब्लॉम, इन दोनों को मिक्स करके इन्होंने अपनी मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल दी है ऑफ डिसीजन मेकिंग। फिर थर्ड है ऑप्टिमल, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, गार्बेज कैन मॉडल आपसे पूछ लेते हैं कई बार, तो ये मार्च एंड ऑस्टलन ने दी थी। गार्बेज कैन मॉडल अगर समझना है तो मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कहीं पे आपका डस्टबिन एक होता है, तो ये कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग ऐसे होती है, किसी डस्टबिन में आप डालते जा रहे हो, कचरा डालते जा रहे हो, लास्ट में आप उसको जब स्प्लिट करते हो, तो ये कहते हैं ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में आते जा रहे हैं सोल्यूशन, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, फिर उस सोल्यूशन को जब हम एनालाइज करते हैं, उससे हम एक प्रॉब्लम निकालते हैं और उसी से हमारा सोल्यूशन निकलता है, समथिंग लाइक दैट। शायद मैं कंफ्यूज कर रही हूँ, बट कुछ ऐसा ही है इनका। तो गार्बेज, अभी तो फिलहाल आप नाम याद कर लो बस, गार्बेज कैन मॉडल वाज गिवन बाय मार्च एंड ऑस्टलन।
मैम नाम तो क्या है? डिसीजन मेकिंग में यही 4 हैं आपके, 4-5। इनका नाम क्या है गार्बेज कैन मॉडल में? किसका? गार्बेज कैन? यस मैम। इनका नाम है मार्च एंड ऑसलिन, 2 इंसान हैं, मार्च एंड ऑसलिन, OSLEN। ठीक है। ओके मैम। ठीक है, तो हमारा 2 सेक्शन हो गया है। अभी लास्ट हम चलते हैं कंटेम्प्रेरी थ्योरीज। तो इसमें इकोलॉजिकल थ्योरी हमारी फेडरिक्स ने दी है, और फिर इनोवेटिव और एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी पीटर ड्रकर ने दी है। इससे पहले एक मोटिवेशन थ्योरी, जैसे आप हम लोग ने पढ़ा था मैस्लो का मोटिवेशन थ्योरी, उसी तरह से फ्रेडरिक हर्जबर्ग एक नाम है, फ्रेडरिक हर्जबर्ग, इन्होंने मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी दी थी। इसको मोटिवेशन मेंटेनेंस थ्योरी भी बोलते हैं। इनकी भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, द मोटिवेशन टू वर्क, मैनेजरियल चॉइस, टू बी एफिशिएंट एंड टू बी ह्यूमन। मतलब मेनली नाम याद कर लेना। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी किसने दी थी? तो हर्जबर्ग ने दी थी, फ्रेडरिक हर्जबर्ग। ठीक है। यहाँ तक अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, या कुछ मिस हो गया है कोई पॉइंट? तो अभी इकोलॉजिकल अप्रोच हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा यार, इसका तो इसमें मेरे नोट्स मिल नहीं रहा है, मैं एग्जैक्टली मुझे याद भी नहीं आ रहा है क्या क्या इसमें तो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे। इसका मैं काम करूंगी, नोट्स आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगी। बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। इन्होंने क्या किया था कि डेवलपिंग सोसाइटीज और डेवलप्ड सोसाइटीज को एनालाइज किया था थ्रू हिज प्रिज्मेटिक मॉडल। कुछ 3 स्टेजेस थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो अभी ऐसे गलत बताने से अच्छा है आई शेयर द नोट्स, और एक बार चाहे तो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी सा था। तो मेनली अभी नाम देख लो, इकोलॉजिकल अप्रोच वाज गिवन बाय फ्रेडरिक्स। ठीक है, तो इसको स्किप कर देते हैं और हम इनोवेटिव और एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी गिवन बाय पीटर ड्रकर, इस पे चलते हैं। तो he is said to be the founder of modern management। ठीक है, मैनेजमेंट थ्योरी इन्होंने दी थी पीटर ड्रकर ने, तो इसीलिए इनको मॉडर्न मैनेजमेंट का फाउंडर बोलते हैं। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्रियल मैन, इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। तो ही ऑल्सो गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव्स एंड सेल्फ कंट्रोल। इसमें भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इन सब का तो बस नाम ही पूछ लेते हैं, ये थ्योरी किसने दी थी। पबैड में मेनली आपका यही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें डिटेल्स पे फोकस करना है आपको, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, अभी कम टाइम है, तो ऊपर ऊपर से पढ़ लो। ठीक है, तो लार्जली हमारे सारे थिंकर्स कवर हो गए हैं। हम अब आगे ये देख लेते हैं, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और न्यू पब्लिक सर्विसेज। ये 3 कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी देख लेते हैं, टाइम भी हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हेलो। ठीक है, तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ कि, तो ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इवॉल्व हुआ? पहले आपका 1968 में एक मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस हुआ था एट सिराक्यूज यूनिवर्सिटी। 1968 में ये मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है,
तो वहीं पे ये मतलब यूएसए में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका इवॉल्व हुआ। ये कॉन्फ्रेंस वाज लेड बाय ड्वाइट वॉल्डो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि अभी तक जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही वैल्यू न्यूट्रल हो चुका था, कि उसमें वैल्यूज की इतनी बात नहीं की जा रही थी, वही इमोशंस और नॉर्म्स इन सब की बात नहीं होती थी। तो अभी यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने डिसाइड किया कि हमें जरूरत है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रिवाइटलाइज करने की, उसमें वैल्यूज इनकॉर्पोरेट करने की, ठीक है। तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इससे रिलेटेड होते हैं कि सोशल इक्विटी इसमें बात की गई उसकी, नो टू वैल्यू न्यूट्रलिटी नहीं, वैल्यू एम्बेडेडनेस होनी चाहिए, नो टू पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, मतलब वही जो पहला स्टेज हमने देखा था कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी नहीं, सेम ही देखना चाहिए, नो टू स्टेटस को, क्लाइंट ओरिएंटेशन होना चाहिए, मतलब लोगों को सर्व करने की बात होनी चाहिए, ठीक है। हाँ मेजर लेना इसमें फिर एक बुक है इनकी, फ्रेडरिक्सन, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन, ही फिर सेकंड मैनोब्रूक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ओके 1988 में आपका सेकंड मैनोब्रूक कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो इसमें जॉर्ज ई फ्रेडरिक्सन, इनका नाम इससे रिलेटेड होता है, जैसे फर्स्ट में ड्वाइट वॉल्डो था, सेकंड में फ्रेडरिक्सन, और थर्ड आई थिंक कॉफमैन, और हाँ थर्ड में आपका कॉफमैन का, एक बार चेक कर लेना शायद कॉफमैन ही था। तो 3 मैनोब्रूक कॉन्फ्रेंस हुए थे 20 ईयर्स की गैप में, 1968, 1988 फिर 2008, ठीक है। तो फिर यही था लार्जली एनपीए, यही है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड आपका आता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जो कि इवॉल्व इन 1990s इन यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ऐसी कंट्रीज में। मतलब इन्फ्लेशन राइज, मतलब जब राइजिंग इन्फ्लेशन, टैक्स रेट बढ़ने लगा, एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटाइजेशन होने लगा, तब जब ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करने लगी कंट्रीज, तब ये कॉन्फ्रेंस, तब ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि इसमें अगेन वही बात की, इसमें रियलाइज हुआ इन लोगों को कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो उतने अच्छे से काम कर नहीं रहा है जैसे उसको करना चाहिए, और ऑन दी अदर हैंड जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, प्राइवेट कंपनियां बहुत एफिशिएंटली काम कर रही थी। तो इसमें उन्होंने देखा कि हमें भी उनको इमिटेट करना चाहिए, वो उन्हीं वाला मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि हम भी लाइक उतने एफिशिएंटली काम कर पाए। तो इसमें यही अगेन जैसे पहले में वैल्यू को इन्वॉल्व किया उन्होंने कि वैल्यू एम्बेडेडनेस होनी चाहिए थी, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में फिर से वही चीज वैल्यू न्यूट्रलिटी की तरफ जाने लगे थे, ठीक है। तो ये सेकेंड मैनोब्रूक कॉन्फ्रेंस जब आपका 1988 में हुआ था, उसके बाद ये एनपीएम आपका आया था। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बुक है, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट बाय ऑसबॉर्न एंड गैबलर, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बुक का नाम पूछ लिया जाता है किसने दी थी, और तो कुछ है नहीं इसमें खास। सेपरेशन, इसमें फिर से वही पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी की बात होने लगी थी, अलग अलग हैं चीजें, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करने लगे थे, प्राइवेट मैनेजमेंट जैसे हो रहा है उसको इमिटेट करना है, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन होने लगा था, कॉन्ट्रैक्टिंग होने लगी थी, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये सारी चीजें एनपीएम में होने लगी थी। विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम मेनी सेक्टर्स, कॉस्ट कटिंग, ये सारी चीजें समझ में आया ये क्या? यस मैम। ठीक है, तो इसमें मेजरली अच्छा ये भी आई थिंक कहीं तो मैंने देखा था पीवाईक्यू में, इसमें इनका रोनाल्ड रीगन जो यूएसए की थे हमारे प्रेसिडेंट, और ये मार्गरेट थैचर, इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है, बोथ वर कमिटेड टू न्यू एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है। बाकी तो इतना इम्पोर्टेंट। फिर न्यू पब्लिक सर्विसेज आपका एक कॉन्सेप्ट है, which is I don't think इतना इम्पोर्टेंट है, बट स्टिल एक बार पता होना चाहिए। इसमें भी वही कि अभी इतना प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें ला रहे हो आप पब्लिक में,
तो वही कि एक जो सिटीजन है उसको सिटीजन की तरह नहीं देखा जा रहा, एकदम कस्टमर की तरह उसको ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। तो वही चीज की पब्लिकनेस जा रही थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तो अब वापस उस पब्लिकनेस को लाने के लिए न्यू पब्लिक सर्विसेज ये कॉन्सेप्ट आया। इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन है रॉबर्ट बी डेनहार्ट, DENHARDT ऐसा कुछ नाम है, डेनहार्ट। तो इनकी बुक है न्यू पब्लिक सर्विस सर्विंग नॉट स्टीयरिंग। तो ये एक इम्पोर्टेंट बुक है, इसको याद कर लेना। तो इन दो लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा इसमें, रॉबर्ट बी डेनहार्ट और जेनेट डेनहार्ट का, ठीक है। तो यही है फोर थीम्स एक बार इसमें, जैसे कि सर्व नॉट स्टीयर, की आपको सिर्फ डायरेक्शन नहीं देना है, आपको लोगों को सर्व करना है, सिटीजन को आगे आके, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए, मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए आपका, कोलैबोरेटिव होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, सर्व सिटीजन नॉट कस्टमर, कॉम्प्लेक्स अकाउंटेबिलिटी, यही सारी चीजें। तो लार्जली तो मेन एक ऐसे देख लो कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या वैल्यू एम्बेडेडनेस की, लोगों की नॉर्म्स वैल्यूज इन सबको वैल्यू दी जा रही है। एनपीएम में फिर से वही प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जा रहा है कि वैल्यू न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। फिर न्यू पब्लिक सर्विसेज में वापस से कि पब्लिकनेस वापस आ रहा है, उसमें वैल्यूज को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, ठीक है। हो गया, ये समझ में आया थोड़ा? हेलो जी दीदी, थोड़ा थोड़ा आ गया समझ में, ऊपर ऊपर। हाँ एक बार वैसे इतना इसमें डेप्थ में पूछा नहीं जाता है, बट स्टिल एक बार ये एनपीए और एनपीएम को अच्छे से पढ़ भी लेना। और बाकी कहीं ज्यादा थ्योरीज में मेनली आप एमसीक्यूज वगैरह भी देखोगे, यूट्यूब पे जरूर देख लेना, मतलब मैं तो बोलूंगी एमसीक्यूज वगैरह जरूर देख लेना पबैट से, तो खुद ही रियलाइज होगा कि ज्यादा इन डेप्थ पूछते नहीं है, या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इतने नहीं रहते हैं, ऊपर ऊपर से ही पूछते हैं ये थ्योरी किसकी थी, या फिर जैसे मैंने बताया कि बुक्स का इनकी टेलर की बुक्स का ऑर्डर पूछ लिया, या फिर ये जो एल्टन मेयो के एक्सपेरिमेंट थे बैंक वायरिंग और ये वाले, इनका ऑर्डर पूछ लेते हैं, ईयर पूछ लेते हैं, पबैट से मेनली ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। बाकी पोस्ट कॉप ये सब तो टिप्स पे होनी चाहिए चीजें, ठीक है। इतना ही मैंने सोचा था कवर करने के लिए। फ्रेडरिक्स वाला रह गया है, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, उसका मैं नोट्स बना के भेज दूंगी, पढ़ लेना, इजी है वो कॉन्सेप्ट बहुत। उसमें भी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे क्या था, साला मॉडल है उसका, और भी कुछ मतलब है, इम्पोर्टेंट है टर्म्स उसमें, तो वो देख लेना। जी उससे अपार्ट तो फ्रॉम बहुत दैट कम क्वेश्चन आते हैं ना, किससे? साला वाला मॉडल से तो, साला मॉडल और ये सबसे तो कम क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, मतलब पीजी में अगर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं दीदी, तो मतलब मेरे ख्याल से जो बीएचयू के पेपर होते हैं, एसयू के होते हैं, या फिर जामिया का जो अलग से पबैट का पेपर होता है, चाहे वो उस्मानिया या फिर ये सब का होता है, उसमें ज्यादातर पूछे गए हैं। बिकॉज इसमें आपका जेएनयू जो आपका सीयूईटी है उसमें सिलेबस में भी मेंशन है नहीं, तो अगर ये जाएंगे भी पबैड में तो ऊपर ऊपर से ही पूछते हैं, जो इम्पोर्टेंट फेओल हो गए, साइमन हो गए, इनकी सब, टेलर हो गए, इनकी थ्योरी से पूछते हैं। इतना डेप्थ में मतलब इतना फ्रेडरिक्स तक नहीं जाते, बट स्टिल यू शुड बी अवेयर विद द टर्म्स। वही मैं कह रही हूँ ना कि एक बार आप चाहे इतना अच्छे से याद भी मत करो, बट एक बार पढ़ लो, ताकि अगर वहां पे अचानक से दिखता है टर्म तो एकदम ब्लैंक आउट नहीं हो रहे, गेस करने में एटलीस्ट वो रहेगा, ठीक है। बाकी पबैट का वही सीन है, एक बार ज्यादा टेंशन नहीं लेना है इसके लिए, एक दो दिन का टाइम दो, अच्छे से यूट्यूब पे जितनी वीडियोस हैं इसकी पीवाईक्यूज की देख लेना, हो जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन भी इससे नहीं आते हैं, मैक्स टू मैक्स लास्ट टाइम आई थिंक 5 क्वेश्चन आए थे। कुछ पूछना है आप लोगों को, कुछ बताना है, बोल सकते हो, अदरवाइज वील वाइंड अप द क्लास। दीदी हम्म जो भी मतलब आज क्लास हुई है ना, तो मतलब हम्म आपने अपने पर्सनल नोट्स से मतलब लिया है या फिर बुक से?
नहीं नहीं, नोट्स है ना मेरे पास, जो मैंने अपने तो दीदी प्रिपरेशन टाइम में बनाए थे। तो दीदी आप उसे शेयर कर दीजिएगा ना, तो मतलब एक हाँ बार मैं हाँ फिर से मतलब रिवीजन के लिए फिर से मतलब नोट सामने रख ठीक के है। और क्लास एक हाँ बार देख लूंगा, तो आई शेयर दीज चीजें नोट्स। क्लियर हो अरे जाएंगी। इसमें काफी कुछ एक्स्ट्रा भी है, बट मैंने एक हाइलाइटर से मार्क कर रखा है जो जो पढ़ना है इसके लिए, तो उतना उतना देख लेना। थोड़ा हेवाई भी है बट समझ में आ जाएगा लार्जली चीजें क्या है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। ओके कोई अगर टर्म ओके मिस दीदी। हुआ होगा तो वो देख लेना इसमें। तो दीदी अगर शेयर कोई दिक्कत करूंगी होगी तो फिर मैं ग्रुप में मैसेज डालूंगा। ग्रुप में, हाँ हाँ बिल्कुल ग्रुप में डाल देना। और ठीक है, किसी को फिर कोई क्वेश्चन नहीं है ना? ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं। क्लास समझ में है यार, मेरे को तो लग रहा है कि बहुत मैंने नहीं यस, दीदी अच्छी थी, सब मतलब बहुत अच्छे थे। सचिन भैया के बाद मतलब हम लोगों ने अनन्या दीदी, हर्ष भैया और उसके बाद कल खुशी दीदी ने क्लास लिया था, हम्म। तो खुशी दीदी के बाद आपकी क्लास बेस्ट लगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ट्रैक करूंगी मैं जाके। मतलब एक होता है ना स्मूथ और धीरे धीरे हर चीज बताते हुए चलना, वो चीजें हाँ थी, ठीक है, तो आई मतलब ट्राइड मतलब। कहीं ऐसा नहीं लगा कि हाँ लैग हो रहा है, लैग हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं लगा कि हाँ कुछ गैप हो गया। जहाँ पे गैप हुआ वहां पे आपने तुरंत कह दिया कि ये जो है इसका मैं भेज दूंगी, हाँ वो चीज सही हाँ, थी ना। वो तो हाँ, मतलब मेरी गलती थी, पता नहीं कैसे मिस हो गया। ठीक है, ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं। सी यू गाइस इन जेएनयू। आई होप आप सबका ये वाला ज्यादा ज्यादा का होगा। थैंक यू फॉर द क्लास दीदी। गुड इवनिंग दीदी। Thank you so much, Dixit. ओके, बाय बाय। कोई क्वेश्चन होगा तो ग्रुप में डाल देना, आई ट्राई टू वहां पे आंसर कर दूंगी। ठीक है, बाय। Okay, Dee.